Hello everyone, welcome back to my channel Study with Neha Mawa, and I am back with another video, another topic, a very new topic, that is Indian Contract Act 1872. मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के डीएम्स आए थे कि मैम आप हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना शुरू कीजिए। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके साइमल्टेनियसली आई एम आल्सो टीचिंग द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कब बना था 1872 में। एक्ट नंबर इसका याद रखना है, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। ओके, नाउ सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है। उससे हम पहले हमें ये समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इट इज अ काइंड ऑफ अ लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द टू पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी मॉल में जाते हैं, हम मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं। तो जब हम शॉपिंग करते हैं हम उनसे उनका सामान ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम क्या दे रहे हैं? मनी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये टू वे ऑफरिंग्स होती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनैक्ट कब हुआ था? 25 अप्रैल 1872 को। इसमें भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका एक प्रियम्बल आता है जो क्या कहता है कि वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन लॉ रिलेटिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सिंपल सी बात आपने एक याद रखनी है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है वो ये बताता है हाउ वी गोना हैव द लीगल रिलेशन विद द अदर पार्टी। ठीक है, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, हमको पता भी नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोचिंग जाते हो, तो आप कोचिंग जाते हो, आप क्या ले रहे हो? उनकी सर्विसेज ले रहे हो, उसके अगेंस्ट आप क्या पे कर रहे हो? पैसा पे कर रहे हो, मनी पे कर रहे हो। तो ये क्या हो गया? आपका कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल ऑब्लिगेशन है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी की, जो बात करता है शॉर्ट टाइटल की। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। और कब से ये फोर्स में आया था? 1 सितंबर 1872 को। तो यहाँ दो चीजें आपको याद रखनी है, एक इनैक्टमेंट डेट याद रखनी है, एक कमेंसमेंट डेट याद रखनी है। इनैक्टमेंट डेट क्या है? 25 अप्रैल 1872। और आपका कमेंसमेंट डेट क्या है? 1 सितंबर 1872। ठीक है, तो पहले इनैक्ट हुआ फिर कमेंस हुआ। नाउ इसके बाद हमारे पास जो आता है दैट इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, व्हेन one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent, उसको क्या बोलते हैं? प्रपोजल। अब समझो, सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए अग्रीमेंट कैसे बनता है। देखो, एक होती है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू योर अग्रीमेंट। ध्यान रखना, पहले ऑफर दिया जाएगा, उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा, वो क्या बनेगा? आपका अग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में जब लीगल ऑब्लिगेशन लगेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मॉल में जाते हो, ठीक है, कोई इंसान आपको कोई प्रोडक्ट ऑफर करता है टू यूज, उसने ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट करा और आपने वो यूज किया, आप में क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया। आपने जब अपनी विलिंगनेस दिखाई टू यूज इट फॉर द फर्दर टाइम, तो वो क्या बन जाता है? जब लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कहने का सिंपल ये मतलब है, पहले अग्रीमेंट बनेगा, अग्रीमेंट के बाद उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नाउ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट। अग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन जब उसमें लग जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल बोलो, ऑफर बोलो, वन एंड द सेम थिंग। जब एक पर्सन कोई चीज करने के लिए अपनी विलिंगनेस दिखाता है किसी दूसरे पर्सन को, उसकी असेंट लेने के लिए, उसका अप्रूवल लेने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रपोजल, या उसे बोलते हैं ऑफर। ठीक है, ऑफर नॉर्मल भी हम देखते हैं, ऑफर दिया है किसी ने। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई जॉब ढूंढ रही हूँ, तो मेरे को कोई कंपनी जो है वो मुझे इतना LPA जो है ऑफर कर रही है, वो एक ऑफर होता है।
क्योंकि उनको मेरी कंसेंट चाहिए। जब मैं उसमें अपनी कंसेंट दे दूंगी तो वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला के क्या बन जाएगा, आपका अग्रीमेंट बन जाएगा। क्लियर? देन वी हैव what is acceptance? When the person to whom the proposal is made signify his assent thereto, proposal is said to be accepted। भाई किसी ने मेरे को कोई ऑफर किया, मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक्सेप्टेंस बन गई। उसका भी मोटिव पूरा हो गया, मेरा भी मोटिव पूरा हो गया। जब दोनों पार्टीज का मोटिव पूरा हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, आपका एग्रीमेंट बोलते हैं। नाउ अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, अ प्रॉमिस। ऑफ कोर्स किसी ने मेरे को कोई ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, वो एक प्रॉमिस बन गया। ठीक है। नाउ द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर, और जो प्रपोजल दिया गया है, जिसको जो एक्सेप्ट कर रहा है, वो है प्रोमिसी। व्हेन at the desire of the promiser, the promisor any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing anything, तो वही बात है, प्रॉमिस हो जाता है। दोनों तरफ से आपको देखना है, प्रोमिसर जो है उसकी भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उसका भी मोटिव फुलफिल होना चाहिए, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसका भी मोटिव फुलफिल होना चाहिए। एवरी प्रॉमिस सिंगल प्रॉमिस भी हो सकता है या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस भी हो सकते हैं, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। कोई आपको सर्विसेज दे रहा है, वो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर आप उसके सर्विसेज ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट आप कुछ उसको पे भी करो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज वॉइड। अब क्या होता है, कई बार हमारे बहुत सारे अग्रीमेंट होते हैं, वैलिड अग्रीमेंट, वॉइड। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो स्टार्टिंग से ही गलत है। ठीक है, अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल नहीं है और जो इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता एक लीगल मैनर में, वो वॉइड है, वो गलत है। एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई अग्रीमेंट है, अगर वो लीगली इन्फोर्स हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, मगर एक अग्रीमेंट जो लीगली इन्फोर्स नहीं हो सकता, वो वॉइड अग्रीमेंट है। Next, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more party but not at the option of other is a voidable contract. Voidable contract वो होता है जो स्टार्टिंग में तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मगर लेटर स्टेजेस तक आते आते वो void बन जाता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. तो यही कहने का मतलब है, वॉइड तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है, वॉइड अग्रीमेंट जो है, वो तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, गलत है। लेटर ऑन भी वो गलत होगा, स्टार्टिंग से भी वो गलत है। वॉइडेबल अग्रीमेंट आपके, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फर्स्ट अर्ली स्टेजेस में तो सही था, लेटर स्टेजेस तक आते आते वो क्या हो गया, गलत हो गया, तो वो आपका क्या हो जाता है, वॉइडेबल। देन ओके, सो ये जो आपका था, ये तो जस्ट आपका एक प्रिलिमिनरी था। प्रिलिमिनरी जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट था, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब चीजें। आई होप अब आपको इतना समझ आ गया होगा। नाउ चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टार्ट करना है, दैट इज कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑफर भी। सेक्शन 3 क्या कहता है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। यहाँ तीन चीजें हैं, क्या है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना, एक्सेप्टेंस, अपना एक्सेप्टेंस देना, और रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, कि कब कब हम प्रपोजल को, ऑफर को रेवोक कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। नाउ सी, communication of proposal, acceptance of proposal and the revocation of proposal and acceptance are deemed to be made by any of the act or omission of party proposing, accepting, revocating which he intend to communicate. सिंपल सी बात है, अगर आप ऑफर और एक्सेप्टेंस कर रहे हो, या अगर आप अग्रीमेंट कर रहे हो, या अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन फ्रॉम बोथ द साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि प्रपोजर ने कम्युनिकेशन करते हैं, देयर इज नो कम्युनिकेशन फ्रॉम द प्रोमिसी साइड। तो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अग्रीमेंट और इन कॉन्ट्रैक्ट। नाउ एक बार हम सेक्शन नंबर 4 देखते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। अब मैंने बोला कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना टू द ऑफरर वो जरूरी है। कब कब हमारे प्रपोजल रिवोक हो सकते हैं, उसकी भी कंडीशंस हम लेटर ऑन पढ़ेंगे।
टिल नाउ सबसे पहले कह रहा है communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. For example, A ने ऑफर किया B को, ठीक है। अब वो ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब B की एक्सेप्टेंस A को मिल जाएगी, तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। कम्युनिकेशन को कंप्लीट होने के लिए दोनों साइड से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। A ने B को कोई ऑफर दिया, अभी तो सिर्फ ही A की साइड से ही ऑफर गया है, कम्युनिकेट हुआ है। जब B अपना एक्सेप्टेंस देगा A को, तो A और B दोनों की साइड से कम्युनिकेशन हो गया कंप्लीट, तो फिर वो फर्दर स्टेप जो है एक्सेप्टेंस और अग्रीमेंट की तरफ बढ़ता जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल, वही जो ऑफरर है, when it is put in the course of transmission to him as to be out of the power of the acceptor as against the acceptor will come. Okay, now सुनो, अब कब कम्युनिकेशन पूरी होगी? ए ने ऑफर किया बी को, ठीक है। बी ने वो एक्सेप्टेंस जब दे दी, द मोमेंट बी गेव हिज एक्सेप्टेंस टू ए, कम्युनिकेशन को कंप्लीट माना जाएगा। एंड जब वो उसकी नॉलेज में आता है प्रपोजर की या ऑफरर की, एक ही नॉलेज में जब वो आएगा, वो कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। दो तरीके से होता है, या तो वो ट्रांसमिशन में है तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, या वो प्रपोजर की नॉलेज में आ चुका है तो भी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। नाउ द कम्युनिकेशन ऑफ अ रेवोकेशन इज कंप्लीट। अब रिवोक करना है, हाउ? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन और whom it is made so as to the power of a person or against the person whom it comes to the knowledge। वही सिंपल सी बात है, या तो आपने अपनी एक्सेप्टेंस या अपना आंसर या कोई भी अपना कम्युनिकेशन जो है ट्रांसमिशन कर दिया है, मतलब इन द कोर्स है, पाथ पे है, वो चल रहा है, वो पहुंचने वाला है, तब भी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। या जब उस प्रपोजर की या ऑफरर के नॉलेज में आएगा तो भी उसको एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा और कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। इलस्ट्रेशन एक बार समझते हैं। A proposes by letter to sell a house to B at a certain price। ध्यान से समझना, A जो है वो एक प्रपोजर है, और we can say A ने ऑफर किया है B को, किसके थ्रू? लेटर के थ्रू। A ने एक लेटर लिखा, और ये लेटर जो है किससे रिलेटेड है? लेटर टू सेल अ हाउस। A अपना घर बेचना चाहता है, उस घर को बेचने के लिए उसने एक लेटर लिखा और उसने किसको दे दिया? बी को दे दिया। अब यहाँ लिखा है सर्टेन प्राइस, यहाँ प्राइस डिफाइंड नहीं है, एक सर्टेन प्राइस की बात करी है। कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर। अब ए की साइड से जो घर बेचना चाहता है और जिसने लेटर लिख के दिया है बी को, उसके साइड से कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? जब वो बी को मिल जाएगा, जब वो लेटर बी को रिसीव हो जाएगा, तब माना जाएगा। अब बी के पास वो लेटर आ गया, उसने रिसीव कर लिया, उसने पढ़ भी लिया। बी ने एक्सेप्ट करा ए के प्रपोजल को, और उसने क्या कर दिया? वो लेटर सेंड कर दिया बाय पोस्ट। ठीक है, इतना क्लियर है? नाउ द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अब बी के बिहाफ से कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? पहले ए के देखो, व्हेन द लेटर इज पोस्टेड। ए ने जिस दिन लेटर पोस्ट किया था बी के अगेंस्ट टू सेल अ हाउस, उस टाइम पे ए का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका था। बी के अगेंस्ट कब होगा? व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय। ए ने जिस दिन लेटर पोस्ट किया और जिस दिन बी को मिला, उस दिन कम्युनिकेशन पूरी हो गई ए की साइड से। अब बी की साइड से कब होगा? जब वही लेटर इन रिटर्न ए को मिल जाएगा। A revokes his proposal by telegram। फिर क्या किया? A ने, ओके, इतना वो तो B का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है C। A revoke his proposal by telegram। A ने क्या किया? अपना जो प्रपोजल था वो रिवोक कर दिया टेलीग्राम के थ्रू। द रेवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट A when the telegram is dispatched। It is complete as against B when it receives। सिंपल सी यही बात है। ए ने जब रिवोक किया प्रपोजल, तो जब टाइम उसने टेलीग्राम पे वो डिस्पैच किया था, तो उसका रिवोक मतलब उसका जो लेटर है या प्रपोजल है वो रिवोक हो गया, खत्म हो गया। बी रिवोक हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। बी रेवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेन जब वो ए के पास मिल जाएगा।
सो कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई प्रपोजल, कोई ऑफर या कोई अग्रीमेंट रिवोक करनी है, मेरी साइड से जब वो चला गया वो रिवोक हो गया, खत्म हो गया। जब दूसरी पार्टी की साइड से मेरे पास वो लेटर पहुंचेगा ऑफ रेवोकेशन, तो उस पार्टी की साइड से भी रेवोकेशन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दोनों की साइड से जो ऑफर है या जो अग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देन वी हैव रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अब आप प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहते हो, हाउ? A proposal may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the proposer, but not afterward. मैंने किसी को लेटर भेजा एज एन ऑफर, ठीक है। 2 दिन बाद मुझे याद आया, नहीं यार मेरे को ना नहीं करना ऑफर, रिवोक कर दो, कैंसिल कर दो। उसके पास पहुंचने तक मिड में मेरे को वो कैंसिल करना पड़ेगा, रिवोक करना पड़ेगा, तो ही वो असली रेवोकेशन मानी जाएगी। एंड एक्सेप्टेंस में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम, जब तक वो एक्सेप्टर के पास कम्युनिकेट नहीं होता। इलस्ट्रेशन देखो एक बार। ए प्रपोजेस बाय अ लेटर सेंड बाय बी, सॉरी, ए प्रपोजेस बाय अ लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी, ठीक है। बी ने एक्सेप्ट कर लिया और उसने भेज दिया। अब ए कब कब रिवोक कर सकता है? ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम, ठीक है। कब पहले देना है? ए जो है अपना प्रपोजल कभी भी रिवोक कर सकता है, मगर किससे पहले करना है? बी की एक्सेप्टेंस से पहले पहले करना है। बी जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजेगा उससे पहले पहले उसको कॉन्ट्रैक्ट को या अग्रीमेंट को या ऑफर को रिवोक करना है। बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम, जब तक वो ए के पास वापस नहीं पहुंचता। तो दोनों साइड से जो है प्रॉपर ट्रैकिंग के साथ रिवोक करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ रेवोकेशन हाउ मेड। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? आप उस प्रपोजल को खत्म कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। अब मैंने कोई ऑफर किया, मैं उस ऑफर को कब कब कैंसिल कर सकती हूँ, कब कब रिवोक कर सकती हूँ, खत्म कर सकती हूँ? पहला, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय प्रपोजर टू द अदर पार्टी। मैंने अगर ऑफर किया है और मैं अपना ऑफर जो है खत्म करना चाहती हूँ, तो मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा बाय नोटिस दूसरी पार्टी को कि दिस एंड दिस ऑफर मैंने आपको किया था और ये मेरे को जो है रिवोक करना है, खत्म करना है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। Then we have by lapse of time prescribed in the proposal. Okay, मैंने ऑफर लेटर भेजा था, मतलब मैंने ऑफर का एक एप्लीकेशन लेटर भेजी थी दूसरी पार्टी को। मैंने बोला था मुझे 7 डेज के अंदर अंदर आप आंसर दे देना, अपनी एक्सेप्टेंस दे देना। 10 दिन हो गए, अभी तक कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं आई है। तो आपका जो लैप्स ऑफ टाइम है वो खत्म हो गया, जो टाइम प्रिस्क्राइब था वो खत्म हो गया। तो आपका जो प्रपोजल है वो भी रिवोक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा विद दैट पर्टिकुलर पार्टी। Then we have by the failure of the acceptor to fulfill a condition precedent to the acceptance. मैंने जब ऑफर किया था किसी पार्टी को, तो मैंने ना कंडीशन लगाई थी। मैंने बोला कि मैंने आपको एक ऑफर किया है, बट ये कंडीशन है, ठीक है। अगर आप कंडीशन फुलफिल कर सकते हो तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरी पार्टी ने कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो हमारा जो प्रपोजल है या एक अग्रीमेंट है वो रिवोक हो जाता है। देन लास्ट इज बाय द डेथ। अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है, ऑफरर की डेथ हो जाती है, इंसेन हो जाता है, ठीक है, तो इंसैनिटी की वजह से, डेथ की वजह से जो वो कॉन्ट्रैक्ट है या अग्रीमेंट जो है या प्रपोजल जो है वो रिवोक हो सकता है, ठीक है। नाउ एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। अब क्या होता है कि जो आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? प्रपोजी के, मतलब जो प्रॉमिसी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने तो ऑफर कर दिया, मगर जो एक्सेप्टेंस होता है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। कोई कंडीशंस उस पे इम्पोज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई ऑफर किया, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई ऑफर पे, मगर जो एक्सेप्टेंस वाली पार्टी है उन्होंने 5-6 कंडीशंस लगा दी, ठीक है, मेरे ऑफर पे।
तो वो नहीं होना चाहिए। अगर ऑफरर ने कोई ऑफर आपको किया है विदाउट कंडीशन, तो आपको एक्सेप्टेंस भी विदाउट कंडीशन ही देनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड द रीजनेबल मैनर। जिस मैनर में बोला गया है एक्सेप्टेंस देने को, उसी मैनर में देना है। अगर मैंने बोला है मेल के थ्रू एक्सेप्टेंस देनी है तो मेल के थ्रू है। जिस वे में मैंने बोला है एक्सेप्टेंस देने के लिए, अगर उस वे में आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो वो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो वहां रेवोकेशन ऑफ ऑफर और रेवोकेशन ऑफ द अग्रीमेंट भी हो सकता है। देन वी हैव सेक्शन नंबर 8 जो बात करता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग द कंसिडरेशन। देखो, कोई भी अग्रीमेंट या कोई भी ट्रांजैक्शन तब तक फुलफिल नहीं होती जब तक आप कंसिडरेशन पे नहीं करोगे। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी स्पेसिफिक, जरूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिक हो, कंडीशन कंसिडरेशन होनी चाहिए। मैं होटल जाती हूँ, रेस्टोरेंट जाती हूँ, वहां पे मैं डिनर ऑर्डर करवाती हूँ, मैंने तो डिनर विनर ले लिया, मैंने तो खाना वाना खा लिया उनका, बट मैं उसके अगेंस्ट कुछ पे नहीं कर रही, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और मैं उसके लिए लायबल हूँ। इट इज इम्प्लाइड कि अगर आप कोई सर्विसेज अवेल कर रहे हो, सो इट्स एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि आपको उसके अगेंस्ट पे करना है, आपको उनकी सर्विसेज के लिए उनको पे करना है। यही चीज उन्होंने बताई है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए। देन वी हैव प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। अब एक एक्सप्रेस प्रॉमिस होता है, इम्प्लाइड होता है। एक्सप्रेस क्या होता है, वेयर यू आर एक्टिवली एक्सप्रेसिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, मैं शॉपिंग पे जाती हूँ, मैं कपड़े खरीदने जाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ मुझे ये वाला जो एक ड्रेस है ये मुझे पसंद आई है, तो वो मुझे कहता है कि ठीक है, शॉपकीपर कहता है कि ठीक है, अगर आपको ये ड्रेस पसंद है इसके बदले आप मुझे इतना पैसा दे दो, इतना तो नहीं, थोड़ा और कम दे दो, बट चाहिए मुझे इतना ही। ये क्या हो गया, एक्सप्रेसली आप क्या कर रहे हो, नेगोशिएट कर रहे हो प्राइसेस को। इम्प्लाइड ये होता है कि आप कोई सर्विसेज ले रहे हो, आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, आप खाना खा के आ रहे हो और आप वापस तो ऐसे चले नहीं आओगे, आपको उनकी सर्विसेज के लिए उनको पे तो करना पड़ेगा ना। इट इज इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब होता है कि जब दूसरी पार्टी आपको बोल रही है टू डू दिस, इट इज एक्सप्रेस। इम्प्लाइड होता है जहां आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है, बट विद योर कंसाइज माइंड, विद योर कॉन्शियसनेस, ये इम्प्लाइड है कि अगर आपने कोई सर्विसेज ली है, आपको उसके अगेंस्ट पे करना है। आप वेजिटेबल लेने जाते हो, फ्रूट्स लेने जाते हो, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हो, उसके अगेंस्ट पैसा तो पे करते हो ना, कि ऐसे चले आ जाते हो, आप पैसा पे करते हो, इट इज इम्प्लाइड। अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट आपको देना, इट इज इम्प्लाइड। ठीक है, सो दिस वॉज टिल सेक्शन 9। अभी जो है हम सिर्फ चैप्टर नंबर 1 पे हमने फोकस किया और थोड़ा बहुत हमने प्रिलिमिनरी किया। टिल देन कुछ अगर आपको समझ नहीं आया हो, कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय।